हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएससी। इकोनॉमी हम लोगों ने शुरू किया है एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल यशोभूमि आई गेस। आज हम यश टाइप से शुरू करेंगे और दिस मिनी आर्टिकल्स आर रिमेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी का, तो आप कोशिश करिएगा कि आप दोनों वीडियोस को देखो बहुत ही थोरोली। और मैंने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो जस्ट आपको इसे PDF को एक बार रिवाइज करना है एंड देन यू आर डन फॉर दी दिस टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। और ये प्री में भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया, मेंस में तो है ही। प्री में ऑन अराउंड 15 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और उससे मेजॉरिटी पोर्शन जो होता है करीबन 10-20% का वो आपके स्कीम से ही होते हैं, ठीक है। और अगर आप देखो तो PM विश्वकर्मा स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। देन ये आपका एक स्कीम है, MOU साइन हुआ है। सो ये मेजॉरली अगर आप देखोगे इकोनॉमी में स्कीम्स ही होती हैं। सो चलिए हम इसे बहुत अच्छे से जो रेस्ट ऑफ टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे इकोनॉमी खत्म करने के बाद। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट यस टेक। Finance and Corporate Affairs Ministers recently made a strong pitch generating the real-time assessment of likely yields for all the essential crops. ठीक है? Until now, the extent of land which is getting covered under a particular crop could be estimated, but estimation of output was not possible. है ना? अगर आप मान लो कि 1 एकड़ का लैंड है, ठीक है, अब इसमें कितना आपका फूड क्रॉप्स का आउटपुट निकलेगा जब आपका फसल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका एस्टिमेशन लगाना मुश्किल होता है। एक्चुअली में इसका प्रिसाइज एस्टिमेशन होता भी नहीं है। इस एब्सेंस की वजह से क्या होते हैं कि मैक्सिमम टाइम आपके शॉर्टेजेस हो जाती हैं। एक्सीड कम ही टाइम करता है बट शॉर्टेजेस बहुत बार हो जाती है। अल्टीमेटली द कंट्री इज फोर्स्ड टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स एट दैट वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। रियल टाइम असेसमेंट जो होगा वो क्या इनेबल करेगा? अगर हमें पता है कि अगर 1 एकड़ की लैंड है, ठीक है, और इससे से अप्रॉक्सीमेटली 100 kgs का फूड निकल रहा है, इससे गवर्नमेंट जो है अगर इसका निश्चित पता होगा कि मिनिमम इतना निकलेगा, तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू प्लान दी इट्स इम्पोर्ट्स बिफोर हैंड, ठीक है। तो अगर वो पहले से अगर प्लान करेंगी तो दूसरे जो चीज़ों के इम्पोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। कि हमें फूड की तो करनी है, वो एब्सोल्युटली कोई भी बार्गेनिंग तो उसमें हम लोग कर नहीं सकते हैं। सो इससे इंश्योर होगा कि फार्मर्स सफ़र नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब अचानक चेंज करने की वजह से इम्पोर्ट बिल एक तो गवर्नमेंट का बढ़ता है, इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको भी एग्रीवेशन मिल जाता है, इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ जाता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाता है, अल्टीमेटली लॉस तो GDP को होता है। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको भी लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन दोनों में नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप देख लो, एक साल अगर गवर्नमेंट को पता है कि हमें 1000 kgs का फॉर एग्जांपल हमें वीट इंपोर्ट करना है, ठीक है, सो वो उसी हिसाब से मार्केट से प्रोक्योर करेंगे। एक साल आपको अगर मान लो 5000 करना पड़ा इंपोर्ट गवर्नमेंट को, तो अगले साल वो माइंड मेकअप करके चलें कि मिनिमम 3000 to 4000 करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो अगले साल फसल ज़्यादा हो गया तो फिर भी वो इम्पोर्ट तो गवर्नमेंट करेगी ही, बट इससे नुकसान हो जाए किसान को, उनको अपनी वैल्यूज़ जो उनका फसल है उनका नहीं मिलेगा। सो इन द शॉर्ट रन उसमें भी किसान को नुकसान होता है। ये क्रॉप एस्टिमेशन नहीं होने की वजह से लॉन्ग रन में भी नुकसान होता है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग टू डिसाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, in terms of procurement and the amount of quantity needed for buffer. Clear? In this test, a new automated real-time estimation system called yield estimation system, और ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है YES yield estimation system, और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज वाई इसको YESTEC बोला गया है। और इसको पुट किया जाएगा इन द खरीफ सीजन फॉर वीट एंड राइस क्रॉप, ठीक है। और इसकी वजह से ये यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम जो कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि ये यील्ड को एस्टिमेट करेगा और अल्टीमेटली ये बताएगा कि कितना जो आउटपुट है फसल से, जो भी क्रॉप्स हैं उनसे कितना ज़्यादा होगा। इन द पायलट बेसिस ये वीट और राइस क्रॉप से ले है, बट इसको एक्सपैंड किया जाएगा टू कवर अदर क्रॉप सच एज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। YESTEC मैनुअल इज़ ए कम्प्रीहेंसिव गाइड, और ये
गाइड की मदद से ही ये सारे चीज़ को डेवलप किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा एक्सटेंसिवली इन दी 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस कंट्री इन दी पायलट फेज। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द इम्प्लीमेंटेशन कौन, येस्टेक मैनुअल। ठीक है, इसी मैनुअल की वजह से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ येस्टेक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेथोडोलॉजीज इसको भी डेवलप किया जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिससे कि एक्सपेंशन जो एस्टिमेशन है उसमें जो आपका एफिशिएंसी है जो भी क्रॉप्स का, क्रॉप फील्ड में अगर मान लो 1 एकड़ का है, ठीक है, सो कौन सी मेथड हम लगाएंगे कि इस साल अगर 100 kg का क्रॉप हुआ है तो अगले साल 110 kg का हो जाए। तो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी डेवलप करने में ये येस्टेक मैनुअल का यूज़ किया जा सकता है। इंटीग्रेशन इनसाइट्स फॉर एक्यूरेट यील्ड एस्टिमेशन एट द ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, और इस येस्टेक को बनाया किसके द्वारा गया है, असिस्टेंस इसको मिला है इसरो का एंड ICAR का। ICAR तो आप जानते हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और ये प्रीमियर एजेंसी है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्लियर है। तो प्री के हिसाब से आपको कौन कौन सा याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। प्री प्लस मीन्स, पहले तो ये प्री में आ सकता है। ठीक है, पायलट बेसिस पे ये वीट और राइस क्रॉप से ले लिया, सूनर और लेटर इसके बारे में भी ये अदर क्रॉप्स पल्सेज एंड ऑयल सीड्स में इसको एक्सपैंड किया जाएगा एंड दिस पॉइंट। ठीक है, सो ये येस्टेक मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आ सकती है, डू मेक ए नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल एज वेब पोर्टल ये लॉन्च किया है एंड इट इज़ लॉन्च फॉर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। सबसे पहले तो ये DAFW इससे द्वारा बनाया गया है एंड ये DAFW क्या है, अभी जो हमने पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया है फॉर यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी टू एनहांस रीच स्कोप and outcome of the government action in the course of development. They have been designed to transform agricultural practices into the nation. ठीक है, automation of GCES process will ensure on time reporting किसका, क्रॉप स्टैटिस्टिक्स का एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये दोनों को ये मेजर करेगा। ऑन टाइम रिपोर्टिंग, सबसे पहले तो क्रॉप स्टैटिस्टिक्स वही जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है येस्टेक में, कि जैसे 1 एकड़ में 100 kg हो रहा है या फिर ये 80 पर ही रुक जाएगा या फिर ये 110 देने का इसका कैपेसिटी है जिससे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को इवॉल्व कर सकते हैं, उसमें येस्टेक जो है ये एस्टिमेशन कर रहा है। अब ये जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी एक इसी का पार्ट है जिसमें कि ये आपका क्रॉप स्टैटिस्टिक्स, अदर क्रॉप स्टैटिस्टिक्स इसको भी बताएगा, सिर्फ एस्टिमेशन इससे आउटपुट का ही नहीं करेगा। ठीक है, एज वेल एज ये जो GEA से है ये एक्यूरेसी ऑफ डेटा को भी देखेगा। पायलट बेसिस पे ये 12 स्टेट्स में लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और इसको रोल आउट कर दिया जाएगा बाय दी 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। इतना याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रखो कि ये अक्टूबर तक इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम इसका देखते हैं व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ द पोर्टल एज वेल एज द मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन of yield estimation including village wise GCES plan and plot details where the crop cutting experiment are conducted and post harvesting crop weight। ठीक है, कंप्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन इस ऐप और पोर्टल पे आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये विलेज वाइज होगा, विलेज लेवल पे होगा, और यहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा और पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप वेट को भी मेज़र किया जाएगा जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें कोई भी लैकलस्टर ना हो। इसका टाइमली रिपोर्ट किया जाएगा और जो भी डेटा होंगे इस पर टाइमली रिपोर्ट करके उसको अपडेट रखा जाएगा। कंपाइलेशन होगा, टाइमली डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, यील्ड एस्टिमेशन इज कम्प्लीटली अ मैनुअल प्रोसेस विच वॉज डिलेज इन रिपोर्टिंग बाय द स्टेट। सो इन चीज़ों को भी इस ऐप के थ्रू दूर किया जाएगा। इन द न्यू प्रोसेस field data will be collected using GPS enabled mobile application and stored in the server। यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ये मैनुअल प्रोसेस है इसको मैनुअल से ऑटोमेट किया जा रहा है। ऑटोमेट किससे द्वारा किया जा रहा है, थ्रू दिस पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये आपका GPS इनेबल्ड है, सो जो भी डिजिटल वेरीफाइड डेटा होगा वो आपके डायरेक्टली सर्वर में स्टोर हो जाएगा।
सो जो टाइमली रिपोर्टिंग का जो इशू पहले आता था कि ये डिले हो जाता था बिकॉज ऑफ द लैकलस्टर प्रोसेसेस बाय द स्टेट, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस था, अब इसको ऑटोमेट किया जा रहा है। ठीक है। जियो रेफरेंसिंग का पहला मतलब आप जानो कि कोई भी जगह का अगर आप पिक्चर लेते हो, ठीक है, और अगर उस पिक्चर में आप उससे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देते हो कि ये इतना डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये जगह है, नाउ कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहे तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकता है बाय द गिवन ऑफ दैट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो जियो रेफरेंसिंग it enables the primary workers to draw the boundary of the experimental plot and upload the photos of the plot as well as the crops through it। और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी एज वेल एज एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, ये भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी का ही बात कर लेते हैं कि जीपीएस इनेबल्ड जो डेटा होगा उसमें प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। फॉर डेटा कलेक्शन पॉइंट्स दिस इंफॉर्मेशन इंश्योर्स दैट डेटा इज लिंक्ड विद द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। और इसमें कोई भी अगर ज्योग्राफिकल जो लोकेशंस होती है वहाँ पर अगर आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स पहले से मौजूद हैं तो कोई भी मैनिपुलेशन किया जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एम्बिग्विटी दूर हो जाती है। इन सभी की वजह से अल्टीमेटली जो ट्रांसपेरेंसी है ये भी इंक्रीज होती है। ठीक है। सो ये दो जो आर्टिकल है आपका येस्टेक एंड जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, एक दूसरे से काफ़ी हद तक रिलेटेड है और ये मुझे लगता नहीं है कि मेंस प्री में आएगा। इट इज़ प्राइमरली अ टॉपिक ऑफ मेंस, बट आप याद रखना कि ये किस चीज़ से ये रिलेट होता है और किसके बारे में बात हो रही है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने 3 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। किसान ऋण पोर्टल, केसीसी घर घर अभियान एंड मैनुअल ऑन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। सबसे पहले तो वर्ड एसोसिएशन से हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। किसान ऋण पोर्टल, ऋण का मतलब होता है कर्ज, कर्ज का मतलब होता है लोन। ठीक है। तो किसान लोन पोर्टल भी हम इसे बोल सकते हैं। सो जो भी फार्मर रिलेटेड या फार्मिंग रिलेटेड लोन्स होंगे उससे लिए इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। केसीसी घर घर अभियान, केसीसी मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड, उसको हर एक घर तक पहुंचाने की हो सकता है इसमें बात की गई हो। ठीक है। अ मैनुअल ऑन वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, ये कुछ वेदर से रिलेटेड डेटा के बारे में कुछ ऐसा मैनुअल या पोर्टल या एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। ये मैं आपको इसलिए ऐसे वर्ड एसोसिएशन करने बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार होता क्या है प्रीलिम्स में कि आपको टॉपिक का बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होता है। आपने पढ़ा भी होगा तो बहुत सारे टॉपिक्स में होगा कि आपको एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है, बट हम वर्ड एसोसिएशन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ऑल द एलिमिनेशन तो 2023 से एग्ज़ाम के बाद बहुत ही कम हो चुकी है, बट टू सम एक्सटेंट हम वर्ड एसोसिएशन से एक सर्टेन लेवल तक 30-40% तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप जाइए तो वर्ड एसोसिएशन से जाइए, देन गो ऑन टू डिटेल्स। इसकी वजह से आपको समझने में भी हेल्प मिलता है। तो चलिए, इन इनिशिएटिव्स का जो एम है इज टू रिवॉल्यूशनाइज एग्रीकल्चर। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ेगा, अगर किसान ऋण पोर्टल में अगर किसानों को लोन मिलेगा बढ़ेगा, इससे अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ऑप्टिमाइज डेटा यूटिलाइजेशन एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव द लाइफ ऑफ फार्मर्स। ठीक है। इट विल फर्दर द गोल ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस द नेशन। ठीक है। सो ये आपको ये दोनों पॉइंट्स को आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे, डैट इज किसान ऋण पोर्टल। ठीक है। किसान ऋण पोर्टल हैज़ बीन कलेक्टिवली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, DFS, that is Department of Financial Services, Department of Animal Husbandry and Dairy, and Department of Fisheries, RBI, NABARD। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस इसको डेवलप कर रही है और ये जो है आपका ये प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो जहाँ पर भी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखे आप उसको याद कर लो या फिर उसको मार्क कर दो। अभी आप नहीं भी याद करो तो जिस समय आप इसको दोबारा से या थर्ड टाइम इसको रिवाइज करोगे
इस पे ज़्यादा ध्यान देना बिकॉज क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अगर आप लोग मैगजीन कंटिन्यूसली कर रहे हो, जो कि जून से मैंने शुरू किया था, ऑल्दो हर एक मंथ में कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेफ्ट हैं, बट आप उसकी टेंशन मत लो, वो मेरा इशू है। मैं उसे किसी भी हद तक किसी भी तरीके से प्रीलिम से बहुत पहले ही उसको कवर अप करा दूंगा, वो मेरा इशू है, ठीक है। तो अगर आप जून से मेरे साथ इसको फॉलो कर रहे हो तब तो आपको पीटी करने की ज़रूरत नहीं है, बट उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ ये जो टॉपिक्स हैं, ये जितने भी हम लोगों ने मैगजीन किए हैं, हम लोगों ने ऑल दो मंथ वाइज किए हैं, बट मैं आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज इसको रिवाइज करा दूँ। और ये मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ इन द मंथ ऑफ फरवरी में हम इसका पहला रिवीजन करेंगे, एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हम इसका दूसरा रिवीजन करेंगे। और एक बार तो हम इसे अभी पढ़ रहे हैं, एक बार हम एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें, तो 4-5 रिवीजन बिफोर द प्री मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी है वो उस समय का डेवलपमेंट है, हम उस समय देखेंगे। फिलहाल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। किसान ऋण पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, DFS, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, RBI, नबार्ड, ठीक है, नाम याद रख लेना। दिस किसान ऋण पोर्टल एम टू रिवॉल्यूशनाइज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट सर्विसेज अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। सो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर में जो क्रेडिट सर्विसेज डैट इज़ लोन लेने वाली और देने वाली सर्विसेज जो हैं उसको रिवॉल्यूशनाइज करने की बात कर रही है। इट विल ऑल्सो असिस्ट द फार्मर्स अवेलिंग द सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल क्रेडिट थ्रू मॉडिफाइड इंटरेस्ट रेट सबवेंशन स्कीम। स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं थ्रू दी KCC, जैसे कि 10,000 का लोन या फिर 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के लोन, इन ये सारे जो आते हैं ये शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल क्रेडिट का मतलब है कि जो लोन इंटरेस्ट रेट होता है ये काफ़ी हद तक कम होता है। ऑल्दो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, चलिए इसे हम डिटेल में देख लेंगे। मतलब आप ओवरऑल यही समझिए, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मतलब आपका जो लोन होगा उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम लगेगा, ठीक है। द KRP पोर्टल provides an integrated hub offering a comprehensive view on the farmer's data, loan disbursement, specifics, interest subvention claims and scheme utilization process, ठीक है। सो ये KRP पोर्टल इसमें काम करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसके बारे में चलिए डिटेल से पढ़ लेते हैं। इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? आई थिंक यस। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम नाम से मैंने आपको पहले बताया, तो ये सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2006-07 में इसको लॉन्च किया गया था। शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए है, ये चीज़ याद रखना, थ्रू KCC किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट कंसेशनल लोन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। KCC के बारे में बात करें तो ये 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, और इससे जो किसान है ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स इसको परचेज कर सकते थे, सच एज सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, और उसके साथ साथ कैश भी विड्रॉ कर सकते थे। KCC को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसका डेवलप किया गया था बाय नबार्ड। नबार्ड का अगर आप एलिजिबल हो बैकअप ऑप्शन के लिए या फिर UPSC के बैकअप ऑप्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम देना मत भूलना, ऑल्दो इसका अभी तक फॉर्म नहीं आया है, बट अगर आएगा तो देना। सो ये KCC को डेवलप किया गया है बाय नबार्ड। इस टीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया था फॉर द इंटरेस्ट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स इन अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सबसे पहले इसको एग्रीकल्चरल इनपुट से परचेज में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड किया गया था इन दी अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द ईयर 2004। 2012 में क्या हुआ कि इस स्कीम को फैसिलिटेट किया गया, रिवाइज किया गया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप जानते हो पहले वो होता था स्वाइप करने वाला जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी हुई रहती थी, फिर वो चिप वाला आया तो इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड को इशू कर दिया गया। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, सो जो भी फार्मर्स हैं जिसमें कि इंडिविजुअल भी होते हैं, जॉइंट भी होते हैं, ओनर कल्टिवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरललेस, शेयर क्रॉपर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ये जितने भी तरीके के फार्मर्स हैं सभी एलिजिबल हैं। फीचर्स के बारे में बात करें, सो द बैंक प्रोवाइड सिंगल क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, लोन अप टू 3 लाख इसमें मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इससे साथ साथ मिलता है,
Quantum of loan for the first year is assessed on the basis of the cost of cultivation, post harvest expenses and farm maintenance cost. ठीक है, इस बेसिस पे इस लोन को असेस करके उसके इंटरेस्ट को, टर्म ऑफ लोन, एवरीथिंग को, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ों के ऊपर इस वो सारे पैरामीटर्स को डेवलप किया जाता है. For the subsequent 5 years, the loan will be sanctioned on the basis of increase of scale in the finance. Banks will not seek security. तो जो भी किसान ये किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले रहे हैं उनको सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, जो भी कोलैटरल है, अप टू 1.6 लाख का लोन. ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इज़ फॉर 5 years. सो आई थिंक आपका किसान क्रेडिट कार्ड, ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एंड किसान ऋण पोर्टल समझ में आ गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. दैट इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस केसीसी घर घर अभियान. ठीक है, द कैंपेन एम्स टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ द केसीसी स्कीम टू एवरी फार्मर अक्रॉस नेशन. ठीक है, और ये कैंपेन बिगिन हो रहा है अक्टूबर से दिसंबर तक. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर has verified existing KCC account holders against the PM Kisan database, and it has identified account holders who match the PM Kisan database, and those who are PM Kisan beneficiary do not have KCC card और KCC accounts. ठीक है, तो सबसे पहले एम जो है ये है आपका एक्सपैंड करने का किसान क्रेडिट कार्ड को. इसके लिए फार्मर्स वेलफेयर की जो मिनिस्ट्री है MOAFW, ये क्या कर रही है कि केसीसी अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनके डेटा को मैच कर रही है पीएम किसान से. पीएम किसान आप जानते हो, जिसमें किसान को 6,000 रुपये सालाना मिलता है पर ईयर. दे आर इंसेंटिवाइज विद ₹6,000 एनुअली. ठीक है, उन दोनों डेटाबेस को मैच कर रही है और ये मैच करके देख रही है कि कौन कौन से ऐसे फार्मर्स हैं जो इस पीएम किसान में तो रजिस्टर्ड है बट उनके पास केसीसी अकाउंट नहीं है. ठीक है, और इस कैंपेन के थ्रू अल्टीमेटली नॉन केसीसी अकाउंट होल्डर्स ऑफ द पीएम किसान बेनिफिशियरीज उनको टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद उनको इंटीग्रेट किया जाएगा. ठीक है, कि वो केसीसी स्कीम में आए. सो दिस इज ऑल अबाउट केसीसी घर घर अभियान. ठीक है, पीएम किसान के डेटाबेस में जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करने का ये इनिशिएटिव है. वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम. ठीक है, इसको जुलाई 2030 में लॉन्च किया गया था. और द विंड्स पोर्टल इज़ अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दैट होस्ट, मैनेजेस एंड प्रोसेस हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्टेड बाय ऑटोमेटिक वेदर कंडीशन, रेन गॉजेस, तालुक और ग्राम पंचायत के लेवल पे. ठीक है, इस पोर्टल का हेल्प होगा कि ये रिस्क असेसमेंट में हेल्प कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर सकता है, इन द क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज, disaster mitigation, and it will support the agricultural sector and the rural economy. This aims to ensure real time weather information जिससे कि फार्मर्स जो अल्टीमेटली राइट प्रिकॉशन ले सके अपने क्रॉप्स का. कंप्रीहेंसिव मैनुअल भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा. सो द स्टेक होल्डर्स विद द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोर्टल फंक्शनरीज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके इस डेटा का, और इससे फार्मर्स अल्टीमेटली जो है वो एम्पावर हो सके, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बेटर पॉलिसी बना सके, और जो भी एग्रीकल्चरल एंटिटीज़ हैं वो एक बेटर चॉइस ले सके, वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके. कुल मिला करके जो वेदर का डेटा है वो दिया जाएगा और उससे जो जो भी बेनिफिट्स हैं उनके बारे में इसमें दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ BBPS एक्सटेंडेड टू UK. BBPS के बारे में हम पहले जानते हैं. इट इज़ भारत बिल पेमेंट सिस्टम. नाम से ही ये क्लियर है कि जो भी बिल पेमेंट होगा इन इंडिया इस ऐप के थ्रू इजीली किया जा सकता है. सो इंडिया इन द प्रोसेस टू एक्सपैंड द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम थ्रू BBPS. ठीक है, और इस BBPS जो अब इंट्रोड्यूस किया जा चुका है इन द यूनाइटेड किंगडम, उसकी वजह से जो NRI हैं, जो रेसिडेंट है इंडिया, जो सिटीजन है इंडिया के बट दे आर नॉन रेसिडेंट, जो यूनाइटेड किंगडम में स्टे कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू मेक द यूज़ ऑफ दिस सिस्टम फॉर डायरेक्ट पेमेंट्स टूवर्ड्स द बिल पेमेंट थ्रू मल्टीपल मोड्स. ठीक है, and BBPS, it has been enabled by RBI in the year 2022. The facility so far available to the NRI in this country of Oman, Kuwait, Bahrain and UAE. ये चार कंट्री से बाद यूनाइटेड किंगडम इज़ द 5th कंट्री. ठीक है, बिफोर दिस फैसिलिटी जो NRI है वो ट्रांसफ़र देयर मनी टू देयर फैमिलीज़, और उसके बाद वो जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं
वो सारे बिल पेमेंट से काम करते हैं, बट इस फैसिलिटी के थ्रू जो बिल पेमेंट का जो प्रोसेस है वो ईजी होगा। सो दिस फैसिलिटी मेक्स थिंग्स ईजियर इन द टू काउंट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ये हाफ है, ये हाफ हो जाएगा तो हर एक ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है वो भी नहीं लगेगी। सो द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज हाफ। इट वुड हेल्प द फैमिली मेम्बर्स इन इंडिया हु आर ऑफन एल्डरली एंड फेस इश्यूज विथ मल्टीपल पेमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इसमें फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो बेसिकली ओल्ड ही होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही एनआरआई बन करके विदेशों में जाते हैं, कमाते हैं, वो फिर पैसे को भेजते हैं, उनके मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। दूसरा मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्लोबली थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, दे इट हैज़ बीन अ की पिलर इन इंडियाज़ G20 एजेंडा, ठीक है। और BBPS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, बस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मृणाल सर के शब्दों में तो BBPS ये RBI का कंसेप्ट है एंड इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट ऑफर्स इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट वाया डिजिटल बैंकिंग चैनल्स, ठीक है। इसी वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो गया, टेलीकॉम बिल पेमेंट, DTH गैस कनेक्शंस, वाटर बिल्स, इंश्योरेंस, लोन रिपेमेंट, एडुकेशन फ़ीस, ये सारे कुछ भर सकते हैं। फास्टैग का रिचार्ज, म्यूनिसिपल टैक्सेस, सब्सक्रिप्शन फ़ीस, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। क्लियर है ये टॉपिक? चलिए, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, वाइजैग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इसको विशाखापट्टनम के पोर्ट पर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। और ये जो क्रूज टर्मिनल है ये गेटवे की तरह काम करेगा फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म, ठीक है। दिस टर्मिनल विल ऑपरेट एज अ क्रूज टर्मिनल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर टू मार्च एंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग मंथ ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर। ये कार्गो कोस्टल कार्गो ऑपरेशन में भी यूटिलाइज किया जाएगा। डैट मीन्स ये जो टर्मिनल है ये 2-in-1 यूज़ में ऑपरेट होगा। सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल क्रूज टूरिज़्म इसको भी डेवलप करेगा। सेकेंड, ये कार्गो ऑपरेशंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर, इसमें भी हेल्प करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ये 50% फंडिंग दे रहे हैं और रिमेनिंग एक्सपेंडिचर इज मेड बाय विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स एट ग्रास रूट लेवल। सो BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड प्रमोट द कंप्लायंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एट ग्रास रूट लेवल्स। It aims to promote the culture of standardization and benefits using the products conforming to Indian standards among ग्राम पंचायत, ठीक है। कुल मिलाकर के जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बॉडी के द्वारा, इसको ग्राउंड लेवल पर उतारना और एक एफिशिएंट मैकेनिज्म को डेवलप करना, ये इस BIS के इस इनिशिएटिव के थ्रू एम है, ठीक है। द BIS हैज़ रीच टू 2.4 लाख Gram Panchayat to sensitize and train the Gram Panchayat presidents and secretaries in collaboration with the state and district authorities. Gram Panchayats are provided with a booklet of important and useful Indian standards relevant to different sectors, underlining the importance of adhering to these standards. So इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर मान लो आपका कंप्लायंस हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, तो कुछ तो बेनिफिट्स होगा। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन्हांस क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये इंश्योर होगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम थे या फिर स्कीम्स हैं उनको विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, सो उसमें इन्हांस क्वालिटी मिलेगी एज वेल एज सेफ्टी भी मिलेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इससे इंश्योर होगा कि जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं ये स्पेसिफाइड क्वालिटी के हों, सेफ्टी क्राइटेरिया ये फुलफिल करते हों। इट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सब स्टैंडर्ड और अनसेफ ऑफरेंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी इससे होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग सच एज सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आर डिजाइन टू एम्पावर द ग्राम पंचायत ऑफिशियल्स विद द नॉलेज एंड द टूल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली, ठीक है। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। नेशनल प्रोग्रेस होगा। द इनिशिएटिव एम्स टू अलाइन द विजन ऑफ प्रॉस्परस एंड प्रोग्रेसिव इंडिया बाय प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी एट ऑल सेक्टर्स, ठीक है। अल्टीमेटली एक जो इमेज होती है ना एक कंट्री की, वो इसके स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी पर ही डिपेंड करती है। आज हम इंडिया में बोलते हैं कि चाइना का माल है, चाइना का सामान है,
तो इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी पुअर होते हैं। से ये क्यों है? बिकॉज ओवर द ईयर्स हमने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। सो हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन प्रोडक्ट्स से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स हों कि इंडिया का प्रोडक्ट्स भी कुछ हद तक इसी टाइप के क्वालिटी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट करता है, बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। सो इन सभी चीज़ों को अगर क्वालिटी इंश्योर किया जाएगा, नेशनल प्रोग्रेस भी होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग तो एब्सोल्युटली होगी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा जो भी उस चीज़ों को खरीदेंगे, इनहेंस क्वालिटी एंड सेफ्टी ये भी इंश्योर होगी। ठीक है, सो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ग्रासरूट लेवल है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। BIS ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है, ठीक है, अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 1986। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट having administrative control of the BIS is the ex officio president of BIS। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मरली इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इसका पुराना नाम ये था, एंड इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट हाउस टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने पहला इंडिया का लाइट हाउस फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया इन दी फोर्ट एगोडा लाइट हाउस इन गोवा। ये 3 दिन का फेस्टिवल था, सेलिब्रेटेड अक्रॉस ऑल द लाइट हाउसेज इन द कंट्री, और इसका जो एफर्ट था, एम था, इज टू ट्रांसफॉर्म द हिस्टोरिक लाइफ हॉटस्पॉट्स एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लाइट हाउस के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि बीच के किनारे इस तरह का एक टावर लगा हुआ होता है। यहाँ पर एक मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई आदमी खड़ा होता है या फिर यहाँ पर टॉर्च या फिर लाइट लगा हुआ रहता है। ये रोटेट होता है। अल्टीमेटली इसका एम होता है कि ये लाइट प्रोवाइड कर सके जो भी शिप्स हैं, सेलर्स हैं इन द ओशन, उनको। सो इट इज़ अ टावर और द बिल्डिंग और टाइप ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर। इट एमिट्स द लाइट फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ लैम्प्स एंड लेंसेज टू सर्व एज द नेविगेशनल एड टू द वाटर। ठीक है, द इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म प्लान। अंडर दिस जो डायरेक्टरेट जनरल है लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स के, इनका एम है टू डेवलप द 75 लाइट हाउस अक्रॉस द कंट्री एज टूरिस्ट हब। ठीक है, सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स इज अ सबॉर्डिनेट ऑफिस अंडर MOPSW। ठीक है, MOPSW क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इट प्रोवाइड जनरल एड्स टू मरीन नेविगेशन अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। To promote the lighthouse heritage tourism, ministry plans to develop the lighthouse on the lines of those of Europe and America in the PPP model। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि अमेरिका या फिर जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बीचेज़ हैं, वहाँ पर बीच का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, और उसका वन ऑफ द प्रायर रीज़न है कि वहाँ पे लाइट हाउस टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, सो उन्हीं लाइन्स पर इंडिया में भी लाइट हाउस टूरिज़्म को डेवलप करना है, जिससे टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ हो सके। और जो मॉडल अपनाया गया है ये PPP मॉडल है। PPP मॉडल इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जिसमें जो पब्लिक है दैट इज़ गवर्नमेंट, वो पार्टनरशिप करती है प्राइवेट बॉडी के साथ, और गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडीज ये मिल करके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, and this type of model is known as PPP model। ठीक है, the lighthouse festival is a part of Bharat Prabah initiatives that aims at highlighting deep impressions and significance of rivers, ports and shipping in everyday life of the country, particularly जो countries का culture है और history, ये सबको improvise करने में ये help करती है। The festival is a kind of a road show to attract the investors, जो कि इन्वेस्ट करके इस लाइट हाउस के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, पैसे प्रदान करें, एंड अट्रैक्ट द पीपल टुवर्ड्स द लाइट हाउस एट टूरिस्ट हब। ठीक है, इस एम को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट ये 2021 में इसको लागू किया, और जो पुराना एक्ट था लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 प्री इंडिपेंडेंस था, इसको रिप्लेस किया इसने। एंड दिस एक्ट मैरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट इन 2021
ये फ्रेमवर्क प्रदान करता है फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन इन इंडिया। ठीक है। Under this, it introduced the innovative concept of the heritage lighthouse, wherein the central government may designate an aid navigation under its control as a heritage lighthouse। ठीक है। In addition to their function, aids to navigation site lighthouse will be developed for educational, cultural and tourism purpose। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डैट इज AI चैटबॉट फॉर PM किसान। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया है AI चैटबॉट फॉर PM किसान, डैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 6,000 रुपये जो पर ईयरली हर एक फार्मर्स को दिया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने भी प्रीवियस आर्टिकल्स में भी बात किया। उसी में AI चैटबॉट को इस स्कीम में लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। It is the first AI chatbot integrated with the major flagship scheme of the Union government। ठीक है। The introduction of the AI chatbot in the PM Kisan Revamped Mechanism system is aimed at empowering farmers with a user-friendly and accessible platform। तो इसको जो AI chatbot है इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम ये क्या होता है? तो जिस भी किसान को कुछ शिकायत करना होगा, कंप्लेन करना होगा, तो ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ये उसी के लिए पोर्टल बनाया जाता है। ठीक है। तो उसमें कुछ जनरल क्वेरीज भी होती है। तो ये चैटबॉट जो है वो उन्हीं क्वेरी का जवाब देगा। ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर और बहुत सारे वेबसाइट्स पे, व्हाट्सएप पर भी आई थिंक, सो बहुत सारे जगह पर AI चैटबॉट को आपने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। ये सिमिलर उसी तरीके का है। It also acts as a significant steps enhancing the transparency, efficiency and reach of the scheme while providing the farmers with a prompt, clear and accurate responses। Ultimately कोई भी अगर आपका enhance होता है, कोई भी नई चीज़ों को introduce किया जाता है तो उसका aim होता है to improve the transparency, efficiency and reach of the scheme। ठीक है। It has been developed and improved with the support of EdTech Foundation and Bhasini। ठीक है। In the first phase of the development, chatbot will assist farmers in seeking information related to their application status, payment details and eligibility status। ठीक है। सो ये जो कंप्लेंट्स होगी उसमें ये फार्मर्स को असिस्ट करेगा कि उनका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, पेमेंट डिटेल्स उनके बारे में भी, और अगर वो इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल है तो उनका इनएलिजिबिलिटी स्टेटस ये भी बताएगा। ठीक है। इसके अलावा जो AI चैटबॉट है इट विल बी एक्सेस थ्रू द PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अलावा ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी देता है क्योंकि इसको भासिनी के साथ इंटीग्रेट किया है। भासिनी इज़ अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, और आप लैंग्वेज उसको समझ सकते हैं, जो कि मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है, केटरिंग टू द लिंग्विस्टिक एंड द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ द PM किसान बेनिफिशियरीज। ठीक है। एट प्रेजेंट इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया एंड तमिल, दीज आर दी 5 लैंग्वेजेस जिसमें कि ये चैटबॉट अवेलेबल है। बट सूनर दैन लेटर इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द 22 लैंग्वेजेस। ठीक है। PM किसान के बारे में बात करें, काफ़ी ओल्ड स्कीम है बट फ्लैगशिप स्कीम है। डैट इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% आएगा। इनकम सपोर्ट 6,000 का, वो क्रॉप भी ले सकते हैं, डोमेस्टिक नीड्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दिसंबर 28 को 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। 3 इंस्टॉलमेंट मिलता है, पर इंस्टॉलमेंट वेटिंग टू द अमाउंट ऑफ ₹2,000। ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है एज वेल एज जो UT एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ रहता है उसके अंदर में जो एलिजिबल पर्सनस हैं, फार्मर्स हैं, उनको सेलेक्ट करती है। दिस इज़ द डेटा, इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर एंड पुट इट इन द आंसर राइटिंग। एलिजिबल फार्मर्स के बारे में बात करें तो पहले तो इसको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही लॉन्च किया गया था, बट जून 2019 आफ्टर द सेकेंड टर्म ऑफ द NDA गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, उन्होंने फिर एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट इसको एक्सटेंड कर दिया था टू ऑल द फार्मर फैमिलीज। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, प्रेजेंट और रिटायर्ड ऑफिसर्स, अगर वो फिर भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं, बट अगर प्रेजेंट और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, देन दे आर
नॉट एलिजिबल। और ये रिटायर्ड ऑफिसर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, एज वेल एज PSU एंड गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़। इनकम टैक्स पेयर्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, ये भी है। फार्मर फैमिलीज होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर वो भी अगर हैं जैसे CAG AAG, तो अगर कोई भी उनके फैमिली में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है देन दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल। डॉक्टर्स, अगर उनके पास फार्मिंग लैंड है, अगर वैसा क्लेम करते हैं, वो भी नॉट एलिजिबल। इंजीनियर्स, लॉयर्स, रिटायर्ड प्रिजनर्स विद अ मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000, ये सभी एलिजिबल नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट PM किसान। ठीक है, और PM किसान था AI चैटबॉट जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द एडिशनल ड्यूटीज़ दैट वाज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द US प्रोडक्ट्स। तो जो एडिशनल ड्यूटीज़ 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई थी, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट से ऊपर टोटल 8 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने उस ड्यूटीज़ को हटा दिया है। इसमें एप्पल्स आते हैं, वॉलनट्स आते हैं, आलमंड्स आते हैं। और ये एडिशनल ड्यूटीज तब लगाई गई थी when the government of the United States decided to raise the tariff on the steel and the aluminum items that were the origin from India। ठीक है, however there is no reduction in the MFN duty और ये सभी के ऊपर इक्वली लगती है। ठीक है, MFN ड्यूटी क्या होता है हम उसके बारे में भी डिटेल में इस यहाँ पर पढ़ेंगे। बट ये अभी न्यूज़ ये है कि इंडिया ने जो एडिशनल ड्यूटी US प्रोडक्ट्स पर लगाई थी वो हटा दी है। तो ऐसा हटाने का रीज़न प्राइमरली ये है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही लंबा डिस्प्यूट है काफ़ी सारे मैटर्स पे इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो वहाँ पर आप जानते हो कि डेडलॉक का सिचुएशन है, जजेस की संख्या काफ़ी कम है एंड द US एंड इंडिया आर ऑन द अपोजिट ब्लॉक्स अपोजिट टू ईच अदर। तो उसमें ऐसे 6 ऐसे आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं जो म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन के द्वारा US और इंडिया दोनों चाहते हैं कि उसका रिजोल्यूशन मिल जाए। और उसी के तरफ ये पहला स्टेप है जिसमें USA ने जो एडिशनल ड्यूटीज़ है USA के प्रोडक्ट्स पर जो एडिशनल ड्यूटी है वो इंडियन गवर्नमेंट हटा रही है। इसके फेवर में US ये कर रहा है कि वो अपने मार्केट का एक्सेस दे रहा है टू दी स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स अंडर दी विच आर फ्रॉम द इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, तो जो टैरिफ उस समय रेज किया गया था अब मार्केट एक्सेस इंडियन प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। तो उस समय जो ये ड्यूटीज़ इन प्रोडक्ट्स पे लगाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी वजह से USA को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उसने अपने सर्टेन मार्केट के एक्सेस को भी खो दिया था विच वर टेकन अप बाय द इकोनॉमी ऑफ द ईरान, न्यूजीलैंड, चिले एंड टर्की। नाउ जब ये एडिशनल ड्यूटी USA के प्रोडक्ट से हट जाएगी तो मार्केट में इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा प्रीमियम सेगमेंट में एज वेल एज क्वालिटी इंश्योर होगी इंडियन कंज्यूमर्स को। ऑल्दो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का इसके लिए उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है। नाउ अब हम आते हैं MFN के जो ड्यूटी है इसके ऊपर। सो द MFN क्लाउज इज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO। ठीक है, नाम पे आप मत जाइए, यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन बिल्कुल नहीं लगेगा बिकॉज अंडर द WTO एग्रीमेंट कंट्रीज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स। मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये हमें लग रहा है कि जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं आप उनसे मतलब कम ड्यूटी से सामान को इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ही ये होता है कि हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है। MFN clause requires country to extend the same trade terms to all the trading partner irrespective of the name of the country। ठीक है, तो in general the MFN means that every country's lowers the trade barriers and open up the market it has to do for the same goods or services from all the trading partners। फिर चाहे वो country rich हो, poor हो, weak हो, strong हो, it doesn't matters। The first article of the GATT, that is General Agreement on Tariffs and Trades, which governs the trade in goods, MFN is also priority in GATS Article 2 ट्रिप्स इसके अंदर में भी। सो आप इन चीज़ों को जो इकोनॉमी के आंसर्स हैं इसमें कोट कर सकते हैं। एक्सेप्शंस की बात करें सो देर आर सम एक्सेप्शंस, हाउएवर सम एक्सेप्शंस आर अलाउड। फॉर एग्जांपल्स, कंट्रीज कैन नॉट सेट अप अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ओनली टू द गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सेटअप किया जा सकता है जिसके बीच में दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में बहुत ही कम टैरिफ के ऊपर या फिर ज़ीरो टैरिफ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और दे कैन गिव डेवलपिंग कंट्रीज सम स्पेशल एक्सेस टू अ मार्केट, जैसे कि पाकिस्तान को मिलता है, बांग्लादेश को मिलता है, बिकॉज ये काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सो इनका जब एक्सपोर्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है, तो उनको बहुत ही कम टैरिफ पे या फिर काफ़ी लो टैरिफ पे एक्सेस मिलता है।
these are the exception, not the violation of the MFN clause of WTO. So this was all about this article. तो चलिए आज हम इसे यहीं पर रहने देते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ आर्टिकल से हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इकोनॉमी को यहीं पर समाप्त करते हैं. ठीक है. If you are here till the end, thank you so much for being patient in this video. See you in the next video.